हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो भूमंडल पर, जो भूमंडल और उस पर समय का निर्धारण कैसे होता है, इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको अगर फोकस करेंगे तो यहाँ से चीजें आपको समझ में आएंगी। तो छात्रों, ये है कि पिछले 2 वीक से आज ये दूसरे वीक का लास्ट डे है, तो इस पे हम लोग अपना पार्ट ये फिनिश कर रहे हैं और इसको अच्छे से पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में कुछ थोड़ी सी 2 मिनट हम लोग आपसे बात करके और इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कि भूमंडल और समय का निर्धारण, कल ही हम लोगों ने लास्ट टाइम आपने जो स्टडी की थी और ये सब चीजें मैंने बताया था कि एक ग्लोब जो पृथ्वी को, पूरे अर्थ को, जो कि आपको फ्लैट में दिखती है, ठीक है, मतलब अगर वो इस तरीके से मैप में अगर आप देखिए तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से दिख रही है, लेकिन वाकई में वो ग्लोब अवस्था में, वहां पर मैंने 2 लाइनों की बात की थी। जो लंबी लंबी लाइनें हैं इनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है, यानी इसको देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में मतलब यहाँ पर ये जो पड़ी वाली रेखाएं थी, यानी इन रेखाओं को जो है, जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं यानी जो पड़ी हुई है, तो ये लेटी लेटी लेटीट्यूड होती हैं, यानी जिनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और इन्हीं रेखाओं के आधार पर हम जो है समय का निर्धारण करते हैं, लेकिन समय का निर्धारण जो होता है वो बेसिकली होता है देशांतर रेखाओं से। क्योंकि ये पृथ्वी कैसे घूम रही है छात्रों, इस पृथ्वी के घूमने का जो सिस्टम है वो इस तरीके से, ठीक है, यानी इसको हम कहेंगे मतलब ऐसे ऐसे घूम रही है, मतलब ऐसे। ये घूमने का मतलब हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी वामावर्त घूम रही है। ठीक है, तो अब घूम रही है तो इस पे ये जो लाइनें हैं, ये कहीं ना कहीं इसके बाद ये लाइन, इसके बाद ये लाइन, इसके बाद ये लाइन, ये लाइन, ये, और इस तरीके से। और मैंने आपको बताया था कि टोटल जो लाइनें हैं अगर पूरे अर्थ पर देखा जाए तो यहाँ से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 और यहाँ से लेकर वहां तक 180, यानी 180 180 मिला करके 360, यानी दोनों लाइनें जो मिला करके टोटल जो देशांतर रेखाएं वो कितनी है, 360। और एक देशांतर के बीच की दूरी है, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड, जो एक देशांतर के बीच की दूरी है वो कितनी है छात्रों, वो है आपकी 4 मिनट। ठीक है, और मैंने आपको जो दूरी की बात किया था 11.13, मतलब जो है इसकी बात मैंने अलग से बताया हुआ था। तो दूरियों की नहीं बात, यहाँ समय, एक देशांतर से लेकर के और दूसरे देशांतर पर पहुंचने में कितना समय लग जाता है, वो लग जाता है 4 मिनट का टाइम। ठीक है, 4 मिनट लगते हैं। अब अगर 4 मिनट लगता है तो अब आप इसको निकाल लेते हैं, यानी आपको थोड़ा सा निकाल करके देख लेते हैं। अगर 4 मिनट लग रहा है तो इसका मतलब हो गया कि टोटल देशांतर की संख्या कितनी है, टोटल देशांतरों की संख्या है 360। तो 360 इंटू 4 अगर आप कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका 400 और 4 6 जा 24 एंड 2 और 4 3 जा 12। ठीक है, और 12 टू 14, यानी ये आपका इतने मिनट आ गए, यानी ये आपका कितना मिनट जो हो गया, किसमें 1440, यानी 1440 मिनट्स हो जाते हैं। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो अगर 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं इसको तो 6 2 जा 12, यानी 120 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि 24 घंटे कैसे बनते हैं, 1 2 12, तो और यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2 4, और फिर इसके बाद में कैरी ऑन कर लेंगे 0 और फिर से डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24, और 24 जैसे जाएगा छात्रों तैसे आपका 240 यहाँ पर आ जाएगा और ये क्रॉस हो जाएगा। इसका मतलब आपका टाइम जो निकला वो कितना निकला, 24 आवर। तो ये बात बिल्कुल सत्य हो गई कि 1 डिग्री जो देशांतर है वो 4 मिनट के इक्विवेलेंट होता है। ये थोड़ा सी चीजें अगर कैलकुलेशन वगैरह करना आपको सीखना है, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड निकालना है। और चूंकि अर्थ जो भारत की देशांतर रेखा है, ठीक है, भारत की मानक समय रेखा, इन पे सब पे क्वेश्चन आता है, कितना अंतर है, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब 1 to 1 करके इसको समझते रहेंगे। तो अब आपको एक चीज यहाँ पर यह भी पता चल गई कि अगर एक देशांतर 4 मिनट के बराबर है तो इसका मतलब 15 देशांतर हो जाते हैं तो आपका 60 मिनट हो जाएगा, यानी 15 4 जा 60 मिनट। ये आपको समझ में आ गया, 15 4 जा 60 मिनट, यानी 1 घंटे का 1 आवर का टाइम पीरियड हो जाता है। ये क्लियर हो गया। अब 1 आवर का हो गया तो टोटल मिला करके कितने, अगर हम जोन में देखें कि टोटल मिला करके कितने जोन में डिवाइड करने की कोशिश की गई है, तो अगर हम इसको अब पूरे अर्थ को यहाँ पर एक मैप हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे और बाकी जो नीचे चीजें लिखी गई उनको भी हम आपको समझाएंगे। तो आप लोग भी अपना एक छोटा सा मैप बना लेंगे, मतलब ये डुप्लीकेट टाइप का मैप है छात्रों, एकदम ओरिजिनल नहीं, लेकिन ये कोशिश केवल रहेगी आप लोगों को समझाने के लिए केवल। ठीक है, मान लीजिए कि आपने एक नॉर्दर्न अमेरिका का यहाँ पर ऐसे इस तरीके से बना लिया। ठीक है, ये आपका ये नॉर्दर्न अमेरिका का पार्ट हो गया।
उसके बाद में फिर यहाँ से ये आपका पार्ट जो है, ये आपका सदर्न अमेरिका को लेकर के पार्ट हो गया। फिर यहाँ से आप एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, और यहाँ से ऐसे इस तरीके से अदन की खाड़ी होते हुए और ये आपका स्पेन, लंदन वगैरह बनाते हुए ये आपकी यहाँ पर हो गई, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ से यूरोप के बाद में रसिया, और इस तरीके से यहाँ पर ये इंडिया का पार्ट, ठीक है, श्रीलंका, और देन यहाँ से म्यांमार होते हुए ये इस तरीके से बन गया, ठीक है। और ये जापान का पार्ट हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ तक आप लोगों ने पार्ट बना लिया, ठीक है। मतलब ये छोटा सा पार्ट मैंने ऐसे बनाने की कोशिश की है छात्रों, समझाने के लिए, और बाकी ज्यादा ये कुछ नहीं, कुछ हाईलाइट्स हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका ग्रीनलैंड हो गया। अब मान लीजिए कि इसको क्या करना है कि अब इस पूरे मैप को मान लीजिए कि अगर इसको, चूंकि ये ग्लोब पे था, ग्लोब को काट दिया गया, तो अब आपको एक बॉर्डर लाइन ऐसे दिखने लगी, ठीक है। बॉर्डर लाइन को मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, तो एक बॉर्डर लाइन आपको दिखने लगी ऐसे, मान लीजिए ये पूरी बॉर्डर लाइन है। और इस तरीके से बॉर्डर लाइन जब आपको दिखने लगी छात्रों, तो आप इस बॉर्डर लाइन के जो मध्य वाला बिंदु हो जाता है, यानी ये जो आपका पार्ट है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होना चाहिए, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, दोनों बराबर। तो ये जो बीच में, यानी ग्लोब के बीच में जो लाइन है, मैंने बताया हुआ था कि जब हम लोग ग्लोब के बीच में एक लाइन मैंने बताया था कि इसको क्या बताया, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी बताया था ना, जीएमटी, यानी ग्रीनविच मीन टाइम, यानी इसको हम कहते हैं जीरो अंश देशांतर रेखा, प्राइम मेरिडियन, जिसको कल ही हमने बताया होता। अब प्राइम मेरिडियन से अगर हम लोग बात करें तो ये मैंने बताया था कि 1 2 3 4 5 करके ऐसे ऐसे करके यहाँ पर क्या है 12 यानी 180 तक यहाँ आ गया। और इसी तरीके से अगर इसके पीछे जाएं तो फिर 1 2 3 4 5 कर करके और 180 आ गया, यानी 180 मिला करके टोटल मिलाकर कितना हो जाता 360। तो 360 यहाँ पर बना हुआ है, यानी अब आपको पता चल गया कि 360 बना हुआ है। और 15-15 मिनट के अंतर पर इसी तरीके से ब्लॉकेज भी बन गए, यानी 12 ब्लॉकेज इधर भी अपना बना सकते हैं, 12 ब्लॉकेज इधर भी बना सकते हैं। तो 12-12 मिला के एक एक घंटे के अंतर पे 24 घंटे ये पूरा, और 24 घंटे में अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चलता है तो इधर की तरफ में यहाँ पर आ जाएगा। अब जो 180 डिग्री यहाँ पर आपको दिखने में आ रहा है छात्रों की 180 डिग्री, यही 180 डिग्री ये सेम है। कैसे? आप अगर इसको चिपका देंगे तो ये वाला जो भाग है इस वाले भाग से जाकर के क्या होगा, मिल जाएगा। यानी अगर इस तरीके से ऐसे कर देंगे तो ये आपका मिल जाएगा। तो जब ये वाला भाग इससे जाकर के मिल जा रहा है, चूंकि ग्लोब पे चिपकाएंगे तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों ही है, और यही 180 डिग्री लाइन यानी 180 अंश देशांतर जो रेखा है, इसी को हम क्या कहते हैं, आइडियल, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये क्लियर हो गया कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कैसे हुआ, आइडियल लाइन। क्लियर है? अब अगर इस आइडियल लाइन के पूर्व की ओर जाने पर, मैंने आपको लोगों को कल ही मैप में बताया हुआ था, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैप को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर मैप में अगर हम लोग देखें कि ये जो इधर ये आपका आ जाता है, ये आ जाता है ईस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, ईस्ट हो गया। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं वेस्ट, और ये जो ऊपर होता है इसको कहते हैं नॉर्थ वाला पार्ट, और नीचे जो होता है छात्रों वो आपका हो जाता है पार्ट साउथ। ये इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ ज्यादातर जो खेल है आपका वो नॉर्थ मतलब ईस्ट और वेस्ट का है। अब अगर हम लोग ये देखिए, यहाँ पर एक लिखा हुआ कि आइडियल के पूर्व जाने पर एक दिन घट जाता है, यानी कि जब आप इधर से इधर की ओर एंट्री करते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब कोई व्यक्ति इधर से इधर की तरफ में एंट्री करता है तो यहाँ पर एक दिन घट जाएगा। यानी अगर यहाँ ट्यूसडे है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, याद रखिए। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति इधर से इधर को क्रॉस करता है तो यहाँ अगर मंडे है और जैसे इस लाइन को क्रॉस करता है तैसे यहाँ पर ट्यूसडे पहुंच जाएगा। तो ये बात एकदम क्लियर हो गई आपको। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है छात्रों, तो पता नहीं क्यों लोगों को कंफ्यूजन हो, जबकि ये पृथ्वी उसकी जो उसके ऊपर लाइंस हैं उसी पर क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको एकदम अच्छे से तैयार करके, कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। देखो कई विद्यार्थी हमारे ऐसे होते हैं कि सर ये तो ज्योग्राफी की पूरी क्लास हो जा रही, कैसे हम करेंगे। देखो भाई, थोड़ी मोड़ी चीजें अगर आप जान जाएंगे, कल को आपका बच्चा है 6 क्लास में, उसने पूछ लिया कैसे टाइम बढ़ रहा है घट रहा है, अब आप वहां दहशत पे पड़ जाए तो छात्रों वहां पर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए हैं या होने जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको इन चीजों को पता होना ही चाहिए। ठीक है, ये जनरल नॉलेज की बात है, ठीक है, इसलिए उसका नाम ही रखा गया जनरल नॉलेज। तो छोटी बहुत चीजें हैं, बाकी बहुत ज्यादा नहीं, क्यों यही रखा गया, कैसे रखा, ये सब नहीं है, बस ये होता है, दैट्स इट, इतना जानने से मतलब है। तो अब वो क्वेश्चन आता नहीं है कि कोई जहाज वाला है इस तरीके से, शिप वाला इधर से इधर की तरफ में क्रॉस कर गया, इंटरनेशनल डेट लाइन को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रॉस किया,
तो पूर्व से पश्चिम की ओर क्रॉस किया तो एक दिन बढ़ेगा। यहाँ मान लीजिए मंगलवार को चला यहाँ, तो ये लाइन आपको समझ में आ गई। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं तो अगर इस मैप को भी अगर हम इसको कंप्लीट कर दें छात्रों, तो ये मान लीजिए इंडिया वाला पार्ट ऐसे कंप्लीट हो गया। अब इंडिया के बीच में कोई ना कोई देशांतर यहाँ से जा रहा होगा। अब आप देखिए कोई ना कोई देशांतर लाइन यहाँ से जा रही होगी, और इसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ गुजरात के पास में भी कोई ना कोई देशांतर रेखा जा रही होगी, ठीक है। अब इसका मतलब भारत की देशांतरीय स्थिति आपको जानना होगा। तो जो भारत की देशांतरीय स्थिति है वो है छात्रों 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर, हम ईस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया था इस लाइन है जो ये आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, यानी शून्य अंश देशांतर रेखा, इसके इधर ये पूरा क्या है, इधर ईस्ट है, और इसके इधर वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये क्या है, पूरा वेस्ट है, ये वाला भाग पूरा क्या हो गया, ईस्ट हो गया। तो हम ईस्ट में है, इसीलिए 68 डिग्री 7, यानी यहाँ 0 से लेकर 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता होगा, और इधर भी 0 से लेकर 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक 3 मतलब 180। अब आप समझ गए ना, यानी 0 से लेकर के इधर 180 तक आएगा और 0 से लेकर के इधर 180 तक जाएगा। दोनों चीजें एकदम क्लियर रही है, ठीक है। ये वेस्ट वाला हो गया, इधर ईस्ट वाला हो गया, क्लियर। अब 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के यहाँ पर 97 डिग्री 25, ठीक है, इस पूर्वी देशांत तक है। दोनों में पूर्वी पूर्वी लिखा जाता है, ये ना समझ रहा कि ये पश्चिम वाला भाग है और ये पूरी, ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में तो ये पश्चिम है, पूर्व है, लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे ना तो ये पूर्वी देशांतर, ये तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। क्लियर हो गई बात, एकदम सबको क्लियर हो गई, ठीक है। नोट करते रहेंगे, लिखते रहेंगे अपने हिसाब। अब अगर इसी तरीके से ये देशांतर वाली लाइनें क्लियर हैं तो आप लोगों को मैंने ग्लोब पे ये भी लाइनें बताई थी, ये आपको याद है कि जो ऐसी खड़ी खड़ी मतलब पड़ी हुई लाइनें थी, लेटी लेटी लेटी, और यहाँ पर देखो ये अंडमान निकोबार, ये यहाँ पर आपका कन्याकुमारी हो गया जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, और यहाँ ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा नीचे, ये आपका अंडमान निकोबार यहाँ तक है। मतलब ये कोई ना कोई लाइन तो यहाँ भी गई होगी, ठीक है, कोई ना कोई लाइन गई होगी। तो वो कितनी डिग्री है अंडमान निकोबार, वो 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो 6 डिग्री 4 मिनट से यहाँ से स्टार्ट होता है। और फिर मैंने बताया था अगर ओवरऑल इंडिया की सिचुएशन देखी जाए तो नॉर्थ में, ये मैंने कल आपको समझाया, नॉर्थ में, और इंडिया के नीचे यहाँ पर 0 डिग्री के नीचे अगर देखा जाए तो ये साउथ हो गया, यानी ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको याद रखिए, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिए। आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ इंडियन जो है कॉस्मोस के बाद में और सोलर सिस्टम के बाद में इंडियन ज्योग्राफी, यानी भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल आप पढ़िए इसको अच्छे से, ये जानना बहुत जरूरी है। भारत की स्थिति कहाँ है हमें नहीं पता है, तो पता करिए इसको। तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के, और ये जो ऊपर वाला आ जाता है, ये आ जाता है 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। तो 37 डिग्री 6 मिनट ये आपका, तो 6 डिग्री 4 मिनट। अगर हम भारत की मुख्य भूमि देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2 डिग्री ऊपर, यानी 8 डिग्री 4 मिनट। ये जो आपका कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन अगर हम एकदम लीस्ट पॉइंट पर देखेंगे, जो इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना, तो इंदिरा पॉइंट जो है, जो अंडमान निकोबार वाला समूह है, निकोबार द्वीप समूह में, वो 6 डिग्री 4 मिनट से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका अक्षांश। तो यहाँ अक्षांश से नहीं मतलब है, यहाँ अभी जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। यहाँ जो आज फोकस करना है वो है 97। इसका मतलब जब पृथ्वी कैसे घूम रही, मैंने बताया वेस्ट टू ईस्ट, यानी ये वाला भाग मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य चल रहा है, ठीक है। अब इसको समझिए, मान लीजिए हमने बता दिया ये सूर्य जल, तो यहाँ पर क्या सबसे पहले रोशनी पड़ी, उसके बाद ये वाला भाग इधर की तरफ में घूम रहा है, क्योंकि मैंने बताया था पृथ्वी ऐसे घूम रही है। मतलब ऐसे घूमने का मतलब ऐसे 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 घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे नहीं, ऐसे कर देंगे तो क्लॉकवाइज, और इसको ऐसे उल्टा घुमा दें, एंटी क्लॉक। तो ये वाला भाग यहाँ पर पहुंचता जा रहा है। इसका मतलब सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, सूर्य की रोशनी सबसे पहले कहाँ पड़ रही है, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे लास्ट में कहाँ पड़ेगी, गुजरात, ये वाला। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले पड़ी हो यहाँ पर, तो इसका मतलब सूर्योदय, यहाँ के सूर्योदय और यहाँ के सूर्योदय में कुछ अंतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। कितना अंतर हो जाएगा, यहाँ 68 डिग्री है और यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट, लगभग देखा जाए तो 68 और इसको मान लीजिए 98, तो 68 98 के बीच में कितना अंतर हो गया, 30 डिग्री का। मतलब मोटा मोटा मान के चलिए कि 30 डिग्री का, और 1 डिग्री का अंतर कितने के बराबर में होता है, 4 मिनट के। मैंने आपको ऊपर लिख करके बता दिया कि 1 डिग्री देशांतर के बीच में अंतर जो होता है वो कितने मिनट का होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, देयरफॉर 30 डिग्री कितने हो जाएगा, 120 मिनट, और 120 मिनट मतलब होता है 2 आवर्स, 2 घंटे। क्लियर हो गई बात।
तो ये इसका मतलब यहाँ सूर्य निकलेगा अरुणाचल में तो गुजरात में 2 घंटे बाद निकलेगा। अगर यहाँ सुबह 4 बजे होती तो यहाँ 6 बजे सुबह होगी। क्लियर हो गई बात? मतलब ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसका मतलब फिर तो दिक्कत, फिर मतलब मान लीजिए अगर दिल्ली अगर पीएम मीटिंग बुलाते हैं यहाँ पर तो बड़ा प्रश्न हो जाएगा कि सर ये तो 2 घंटे बाद आएंगे, ये 2 घंटे बाद, ये 1 घंटे पहले आ जाएंगे और 1 घंटे बाद आएंगे, दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर। फिर समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया गया, इन दोनों के मध्य 68 97 के दोनों के मध्य से एक लाइन खींची गई छात्रों, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट। तो एक लाइन मध्य से होकर के चली गई, ये लाइन मैंने खींच दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको हम कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको भारतीय मानक समय रेखा। और ये कितना हो गया, 82.5 यानी 82.5 डिग्री, जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, यही लाइन जो यहाँ पर मैंने येलो कलर से खींची हुई, ये जो लाइन है ये क्या हो गई, 82.5 डिग्री, ये आपकी भारतीय मानक समय रेखा हो गई। इतनी बातें क्लियर हो गई, आराम से समझते रहिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो लेक्चर स्लो करके सुनिएगा, अभी आप पहले हमारे साथ में पढ़ रहे हैं, बाद में स्लो करके सुनिएगा, ठीक है? कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आराम से चलिए इसको। अब 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा मान लीजिए हो गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि सबका टाइम इसी पर सेट है। और ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि भारतीय मानक समय रेखा का बिंदु कहाँ पर बुलाएंगे, तो ये जो इलाहाबाद के पास में है, मिर्जापुर के पास में नैनी, ठीक है, इलाहाबाद से जो करके ये नैनी में इसका सेंटर बनाया गया। यानी ये नैनी जो है ये आपके चारों से तरफ से इधर से सब सेंटर पॉइंट पे आता है। तो यहाँ पर क्या बना है, ये भारतीय मानक समय रेखा का जो केंद्र बना हुआ है यहाँ नैनी में है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो 82.5 डिग्री ये भारतीय मानक समय रेखा है। अब आपको क्लियर हो गया। अब इस भारतीय, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय मानक समय रेखा से हम कितने आगे हैं, जीएमटी लाइन से हम कितना आगे। अगर ये जीएमटी लाइन है 0 है, ठीक है, मान लीजिए लंदन से होकर के यहाँ से गुजर रही है, 0 डिग्री यहाँ पर बनी हुई है, ठीक। अब इनसे पूछा जाए हम कितना आगे हैं, तो ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो प्राइम मेरिडियन, इस यहाँ से देखेंगे तो ये आपका कितना आगे है, वो आपका ये है 0 और हमारी लाइन है कितना 82.5। तो अब हम कितना समय आगे है इसको निकाल के देख लेते हैं भाई। 80 का पहले 80 ले लीजिए, 80 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना, वो आपका हो गया 320 मिनट, और 2 और, क्योंकि 80 2 82 है, तो 82 को भी 4 से कर देंगे तो ये 8 आ गया। और चूंकि एक में 1 डिग्री कितने के बराबर में होता है, 4 मिनट, और यहाँ मैंने बताया कि 82.5 ये 30 सेकंड है, ठीक है। तो 30 सेकंड मतलब जो है, इसका मतलब आधा डिग्री है, और आधा डिग्री का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 2 मिनट, और ये जो 30 है इसका मतलब हो गया 2 मिनट और। तो जो 82.5 है, तो 82.5 का मतलब ये होता है कि एक मतलब 4 मिनट, तो आधा मतलब 2 मिनट। अब इसको ऐड कर दे, 8 to 10 आ गया, और 2 1 3 आ गया, और ये 3 हो गया, यानी 330 मिनट हम लोग आगे चल रहे हैं। कितना आ रहे हैं, 330 मिनट। कभी मिनट में लिख के आ जाए तो 330, लेकिन ज्यादातर वो लिख करके आता है 5.5 घंटे। कैसे 330 मिनट में कितना हो गए भाई, 60 मिनट का 1 घंटे होता है, तो 6 पंचे 30, 5 घंटे हो गया, तो 300 ये पूरा हो गया, बच कितना गया 30, यानी 5 घंटे 5 आवर तो एकदम क्लियर हो गया, और ये 30 मिनट बच गया, तो 5 घंटे 30 मिनट तक। अब आपको क्लियर हो गया कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितना आगे है, मतलब यहाँ से क्लियर है। तो ये भारत की मानक समय रेखा जो ग्रीनविच मीन टाइम है, वहां से कितना आगे हो गई, 5.5 घंटे, 5 घंटे ये जो है आगे है। क्यों आगे है, क्योंकि मैंने बताया सूर्य पहले निकलता है, यहाँ बाद में निकलेगा, ठीक है। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई, मान लीजिए कि सबको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, मतलब ये क्लियर पहले इतनी बातें सबको क्लियर। तो चलो भाई, इस समय टाइम कितना हो रहा है, इस समय आप सभी लोग अपनी घड़ी देख लें, तो उसमें हो रहा है 9:26। तो 9:26 का टाइम हो रहा है, मान लीजिए 9:26 का समय हो रहा है, मान लीजिए यहाँ। तो अब लंदन में कितना टाइम हो रहा होगा, जो 0 डिग्री से मतलब पर है, अब ये लंदन यहाँ पर है, तो यहाँ टाइम कितना हो रहा होगा। तो चूंकि हम 5.5 घंटे आगे हैं, तो 5.5 घंटे यहाँ पीछे चले जाए, यहाँ टाइम कितना हो रहा है अभी, यहाँ जो आपका टाइम पीरियड है 9:30 बजे, तो 5.5 घंटे इसमें से पीछे कर लीजिए। यानी अगर मान लीजिए कि इसको थोड़ा कैलकुलेशन को, जैसे महिलाएं और जो लोग हैं जो मैथमेटिक्स वगैरह नहीं करते, सपोज करिए 9:26 को हम सीधा सीधा लिखते हैं कि 9:30 बज रहा है, 9:30 हो रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो, सिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी निकलता सब है। तो इसका मतलब हो गया कि 9:30 जो टाइम यहाँ पर हो रहा है, और 5.5 घंटे अभी वहां पर और पीछे कर लें, ये पीछे ना हम आगे, तो पीछे का मतलब हो गया 30, तो ये सीधा सीधा बच गया, 5.5 घंटे आगे करना, तो ये 30 0 0 निकल गया, और 9 में से 5 निकल गया, तो 4। यानी यहाँ पर अभी देखा जाए तो टाइम क्या हो रहा होगा,
पीछे चल रहा है, यानी इनके पास में अभी टाइम कितना हो रहा है, 4 बज रहे हैं, ठीक है। इनके यहाँ 4 बज रहे हैं और हमारे यहाँ कितना हो चुका है, हमारे यहाँ 9:30 हो रहा है, ठीक है। 5 घंटे का चार्ज, इनके यहाँ अभी 4 ही बज रहे हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ 9:30 बज गए हैं रात के। अब इसी से अगर हम लोग ये नॉर्दर्न अमेरिका में चले हैं, सपोज करिए नॉर्दर्न अमेरिका वाले पार्ट, यानी हम हैं किस गोलार्ध में, ये देखिए पूर्वी गोलार्ध में, और ये लोग अमेरिका कहाँ है, मान लीजिए उत्तरी को, और मान लीजिए इसका भी स्टैंडर्ड टाइम अगर मान लीजिए वो आ जाए कि 92 डिग्री एंड हाफ, ठीक है, मान लीजिए 92 डिग्री एंड हाफ, ये जो है ये सपोज करिए, मान लीजिए कि अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिका का किसी राज्य का स्टैंडर्ड टाइम सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पर 7 मानक रेखाएं यहाँ पर है, सब मानक रेखाएं अलग अलग, तो मान लीजिए 92 एंड हाफ है, हमारे यहाँ 82 एंड हाफ पर टाइम 9:30 हो रहा है, तो यहाँ अमेरिका में 92 एंड हाफ पर ये टाइम कितना हो रहा होगा। तो अब आप लोग इसको लगा करके बताइए फटाफट, जो लोग देखे कमेंट बॉक्स में कर करके बता रहे हैं, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ और आप लोग लगा के, भाई ये तो 5.5 घंटा, ये तो मतलब पीछे हो ही गया, अब यहाँ से इसके आगे निकालिए तो कैसे निकलेगा, यानी 90 जीरो से लेकर 92 डिग्री है, तो इसको और पीछे करना शुरू कर दिए, भाई 92 एंड हाफ है, तो 92 एंड हाफ को क्या करेंगे, 92 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, है ना, इतना हो गया 368 मिनट। लेकिन आधा और भी है, तो आधा और होने के लिए क्या करेंगे, 2 मिनट और ऐड कर देंगे, तो ये टोटल हो गया 308 और 2 मिला करके 0 हो गया, और यहाँ पर 7, यानी 370 मिनट हो गए टोटल में, 370 मिनट और बिफोर। 370 मिनट को हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने आर में चेंज कर लिया, तो 60 5 जा 6 6 जा 36, ठीक है, और 10 मिनट बाद 6 घंटे 10 मिनट और पीछे, तो भैया यहाँ से 5.5 घंटे और चले आओ, और यहाँ 6 घंटे 10 मिनट, यानी 2 चीजें आप बैक कर लीजिए, यानी 5 30 वो हो गया, और उसके बाद में 6 घंटे 10 मिनट और पीछे चले गए, दोनों जोड़ लिया तो कितना हो गया, 6 5 11, यानी 11 घंटे 40 मिनट हमसे पीछे चल रहे हैं। तो जो भी यहाँ टाइम हो रहा है उसी में 11 घंटे घटा देना है, 11 घंटे और 40 मिनट। तो जब भी घटाने की बात आती है छात्रों, तो 9:30 पीएम हो रहा है ना, आप 24 घंटे वाला बना लो, 9:30 अगर पीएम हो रहा है, तो इसको अगर रेलवे वाली घड़ी से अगर देखेंगे तो ये क्या टाइम हो रहा है, तो 12 बजे के बाद में 12 जोड़ दीजिए, बस वही उतना टाइम आ जाएगा, यानी वो 24 घंटे वाली घड़ी बन जाएगी। तो ये 30 और उसके बाद में 9 2 11 एक 21:30 हो रहा है, 21:30 में 11:40 घटा देना है, ठीक है, ये घटा देना है। अब भाई घटाने के लिए क्या है, 30 में से 40 नहीं जा रहा, तो मजबूरी में हमने क्या किया, 1 घंटे इनको दिया, 1 घंटे दिया तो यहाँ पर 20 ही बचेगा, ठीक है, और ये 60 मिनट, 60 30 90 हो गया, 90 में से अगर 40 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 50 मिनट, और चूंकि यहाँ 20 है, 20 में से 11 घट जाएगा तो 9 घंटे, यानी 9:05 मतलब 9:50, तो भैया यहाँ जो टाइम हो रहा है वो 9:50 हो रहा है, वो भी सुबह सुबह के। तो अमेरिका के अंदर में अगर आप लोग इस समय देखें तो सुबह 9:50 का टाइम, वो भी एएम हो रहा है, ठीक है, और हमारे यहाँ 9:30 बज रहे हैं, वो भी पीएम के। अब आपको समझ में आया, ऐसे कहीं का भी टाइम घटा बढ़, इधर देखो क्या हुआ, बैक में जाना पड़ा, और इसी से यहीं अगर इधर की तरफ में टाइम जोन ले लेंगे तो क्या होगा, ये बढ़ा के निकलना पड़ेगा। तो चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, अब इसका आंसर हम नहीं बताएंगे क्योंकि 1 2 सवाल मैंने बता दिया, अब ये पार्ट यहीं खत्म भी कर रहे हैं। ये जो पार्ट है, मान लीजिए कि एक लाइन है यहाँ पर, और मान लीजिए ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड टाइम, मान लीजिए सपोज करिए, इसको मैं मानने के लिए कह रहा हूँ, है नहीं, इसको पता करना पड़ेगा, 72.5 डिग्री, मान लीजिए कि 72.5 डिग्री जो है ये आपका ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड टाइम है, हमारे यहाँ 9:30 बज रहे हैं, यही है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, जो 82.5 डिग्री पर 9:30 बज रहे हैं, 72 डिग्री एंड हाफ पर 170, क्योंकि इससे इधर बढ़ेगा छात्रों, तो ये 82 के बाद में इधर और बढ़ जाएगा, 172.5 डिग्री ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड टाइम पर इस समय कितना टाइम हो रहा होगा, आपको जो निकालना है वो यही निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड टाइम 172.5 डिग्री, या ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन टाइम है, कितना बज रहा है इसको निकाल करके बताना है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, ठीक है, इसको जोड़ करके आप सभी लोग बताइएगा। तो अब आपको पता है, तो इस तरीके से पूरा टाइम जोन छात्रों 1 घंटे के अंदर पे 15 डिग्री के अंतराल पे 24 भागों में डिवाइड कर दिया गया। सबसे ज्यादा देखो बड़े बड़े, जैसे रसिया, इसके पास में बहुत सारे आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर जो है नॉर्दर्न अमेरिका, इसके पास में 7 जो है टाइम जोन बटे हुए हैं, तो ऐसे सबके पास में अपना अलग अलग टाइम जोन, कई टाइम जोन वहां पर आ जाते हैं, ठीक है। बस याद रखिएगा कि जब भी हम इधर से इधर की तरफ में एंट्री करेंगे, यानी यहाँ से नए दिन की शुरुआत होती है, जैसे यहाँ मान लीजिए मैंने आपको बताया कि यहाँ
मान लीजिए वनडे था, तो जैसे आप इस लाइन को पास करेंगे तो ये आपका पूरा ट्यूसडे यहाँ तक आया, और फिर जैसे ये वाली लाइन मैंने बताया ना यहीं से जुड़ी हुई, और फिर जैसे यहाँ से क्रॉस करेंगे तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे हो जाएगा। तो बस आप इसी लाइन के अनुसार जो 180 डिग्री लाइन है, इसी के आधार पे इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टाइम और जो आपका मतलब कैलेंडर, ठीक है, समय और कैलेंडर का निर्धारण कैसे होता है, इसको आप लोगों ने जाना समझा अच्छे से, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा, और कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सब वीडियो एक आध बार और देख लेंगे, सब समझ में आ जाएगा, इसीलिए एक बेनिफिट इसमें है। तो आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात कर लें, छोटा सा पार्ट छूटा हुआ था इसलिए हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। क्योंकि इस पे होता वही है छात्रों की, एक नंबर का क्वेश्चन सिंपल क्या पूछ लेता है, कितना आगे 5.5 घंटे, वो एकदम क्लियर है। अब उसी में मिनट में लगा दिया 330 मिनट, तो आधे बच्चे तो कर ले रहे हैं, पता लगा बच्चियां घबराहट में हो करके उसको गलत कर दी कि नहीं सर हम तो ध्यान ही नहीं दिए इसे। और फिर मान लीजिए उसमें बैक टू टाइम या इधर का टाइम इतना है तो यहाँ पे कितना टाइम रहा, मतलब अगर कुछ भी क्वेश्चन को जरा सा भी घुमा दिया तो आप फिर जो है नहीं जान पाएंगे, या भारत के किन्हीं दो स्थानों के बीच के मध्य में कितना अंतर है, कितने घंटे का अंतर है, तो ये सब जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं छात्रों, वो दिक्कत हो जाती है वहां पे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इनको पूरा कंप्लीट रखें, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एक अगला पार्ट आ रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की जो इनर जो संरचना है, इसको हम बेसिकली जो है देखा जाए तो सियाल, सीमा, निफे, ये मेन आपका पार्ट है, सियाल, सीमा, निफे। लेकिन एक जो ऊपर की भू परपटी होती है, जो क्रस्ट है, जो भू परपटी है, एकदम ऊपर वाला पार्ट भू परपटी यानी अर्थ सरफेस, और ये आपका पार्ट मतलब जो है बन जाता है जिसको हम कहते हैं क्रस्ट। तो क्रस्ट वाले पार्ट को अगर हम लोग देखें तो ये जो इतना मोटाई वाला हिस्सा है, ये आपका, ये जो किनारे किनारे पूरा मैंने कलर कर दिया है, ठीक है, ये पूरा मतलब इसको यहाँ तक पूरा, तो ये क्या हो गया, क्रस्ट है, ये पार्ट आपका क्रस्ट से संबंधित हो गया, ठीक है। उस क्रस्ट के नीचे अगर देखा जाए तो ये जो पार्ट आपका आ जाता है वो आ जाता है सियाल, ठीक है। तो क्रस्ट के बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो सियाल, यानी क्रस्ट देखा जाए तो लगभग 100 किलोमीटर, ठीक है, ये जो मोटाई है ये आपकी आपकी क्रस्ट की होगी। क्रस्ट के बाद में सियाल। अब सियाल की जो है वो थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। अब सियाल वाले पार्ट पर देखा जाए तो सियाल का जो पार्ट आ जाता है छात्रों, वो आपका सियाल और मेंटल दोनों जोड़ करके, यानी सियाल और सीमा को जोड़ करके हम कहते हैं मेंटल कहा जाता है, ठीक है। सियाल और सीमा को जोड़ करके इसको मेंटल कहा जाता है छात्रों, ठीक है। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर करके कहते हैं। तो मान लीजिए सियाल, ये इतना भाग आपका इतना हो गया सियाल, और सबसे बड़ा भाग है ये आपका सीमा। तो ये आपका भाग सियाल यानी क्रस्ट, सियाल, सीमा, और सबसे लास्ट में जो ये पार्ट है आपका, ये आपका निफे हो गया, ठीक है। क्रस्ट यानी ये ऊपर के जो एकदम से भू परपटी के पास में। सियाल का मतलब कैसे नाम पड़ा, CSI माने सिलिका और प्लस एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर के बना। सीमा का जो पार्ट है वो सिलिका यानी जो बालू होती है और प्लस मैग्नीशियम से बना हुआ है, ठीक है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और निखिल जो होता है, निफे, वो नी माने निकिल हो गया, निकिल यानी लोहा, निकिल यानी जो निकिल तत्व होता है, और Fe मतलब हो गया लोहा, निकिल और लोहे से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो ये कोर वाला पार्ट हमारा निफे बना। तो सियाल, सीमा, निफे ये बना रहता है। इस पे कभी कभी क्वेश्चन, चूंकि अर्थ आपके प्लेनेट के अंतर्गत आता है तो थोड़ी सी जानकारी रखना, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन जितना बता दिया इससे बाहर भी वो नहीं पूछेंगे, उनकी जो क्षमता है बस इतना है। आप उठा करके इससे देख लीजिएगा पेपर, इससे नीचे की बात, और कल ही मैंने चर्चा में कर दिया था कि एवरेज अगर डेंसिटी की बात करें तो 5.52 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के साथ में पृथ्वी सबसे ज्यादा क्या है, डेंसिटी। और जैसे जैसे छात्रों एक बात ये भी कि जैसे जैसे इसके डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, तो इंक्रीजिंग डेप्थ, जैसे गहराई बढ़ेगी डेंसिटी बढ़ जाती है, और साथ ही साथ में टेम्परेचर भी बढ़ जाता। तो जैसे जैसे औसत टेम्परेचर यहाँ 15 to 20 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री यहाँ सेल्सियस आपका बना हुआ है, ठीक है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर में चले जाएंगे ऐसे ऐसे टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो सियाल, सीमा, निफे ये बेसिक चीजें मैंने बता दिया। अब आपका जो इसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर की बात आ जाती है। मैंने बताया कि सबसे ऊपर का जो पार्ट है क्रस्ट, ठीक है, उसके बाद में मेंटल और नीचे कोर। क्रस्ट, जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करने का काम करता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, पता नहीं क्यों पूछा जाता है, लेकिन ये पूछा जरूर जा रहा है। तो क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करने के लिए जो पहली बार इसको बताया था तो मोहो महोदय ने, इसलिए मोहो असंबद्धता कहा जाता है, ठीक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी ये आपका हो गया। और उसी तरीके से मेंटल और कोर को अलग जो करता है, इसको गुटेनबर्ग महोदय ने ढूंढा था, इसीलिए इसका नाम है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, यानी गुटेनबर्ग
असंबद्धता, तो गुटेनबर्ग असंबद्धता मेंटल कोर को अलग करता है। मोहो असंबद्धता यानी मोहो डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल को करता है। क्रस्ट मेंटल के बीच में 100 किलोमीटर की, मेंटल और कोर के बीच में 2900 किलोमीटर की दूरी इस तरीके से बनी हुई है। अब आप एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर भी देख लेते हैं कि ये जो आपका पार्ट आ जाता है ये कैसे किस तरीके से ये देखो, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट अपर मेंटल लोअर मेंटल और एक्सटीरियर कोर इंटीरियर कोर, इसको भी हम लोग चार, तो ये यहाँ पर आप अभी तक यहीं तक ये दोनों पार्ट पूछा गया है, मतलब जो भी क्वेश्चन है वो यहीं तक आए। लेकिन सपोज करिए कि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ा हुआ है और उसमें नई पुस्तकों और इन चीजों का सहारा लेकर के उसके अगले पार्ट को पूछ लिया जाए, तो अब आप उसके लिए रेडी रहिए छात्रों। यहाँ हम आपको वो पार्ट भी कंप्लीट करा। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करने का काम करता है कोर्नाड महोदय ने किया था, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कोर्नाड असंबद्धता। तो याद रखिएगा इसको कोर्नाड असंबद्धता कहते हैं, ठीक है, कोर्नाड अपर लोअर क्रस्ट। रेप्टी क्या करता है, मेंटल है। रेप्टी कैसा है, जब राप्टा मार दिया मतलब मेंटल है, याद करने के लिए है, तो इसका मतलब अपर मेंटल लोअर मेंटल ये रेप्टिक, ठीक है। तो रेप्टी असंबद्धता, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी क्या है, अपर मेंटल लोअर मेंटल। इसी तरीके से कोर, कोर कैसा व्यक्ति है, लेहमैन है, ठीक है। तो इसको एक्सटीरियर कोर एंड एंटीरियर कोर, ये लेहमैन असंबद्धता कहलाती है। तो लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी एक्सटीरियर और इंटीरियर कोर को करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये वाला पार्ट देख लिया कि क्या क्या है। अब हम लोग जो केमिकल कंपोजिशन है, जो रासायनिक संरचना है या संगठन है, किसका रासायनिक संगठन जो आपका बना हुआ है अर्थ का, वो भी खास तौर से जो क्रस्ट है सरफेस बना हुआ है उसका क्या है कि एवरेज थिकनेस अगर हम सरफेस की देखें तो 30 to 60 डिग्री और पूरा क्रस्ट तो 100 डिग्री 100 किलोमीटर तक मैंने बताया था। तो जो ऊपर का सरफेस है बेसिकली 30 से 60 किलोमीटर तक, ये पूरा क्रस्ट कैसे बना हुआ, उसका कंपोजिशन कैसे, उसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा है ऑक्सीजन की 46.5, ये बहुत बात कई बार पूछी गई है, ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा किस तत्व की अधिकता है। तो जब हम अगर हम पूछेंगे पृथ्वी के अंदर में तब तो लोहे की अधिकता है, आप ये चीज भी याद रखिए, संपूर्ण पृथ्वी के अंदर में आयरन की अधिकता सबसे ज्यादा, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, काम खत्म। लेकिन अगर उसके क्रस्ट में पूछ लिया जाए, क्वेश्चन को घुमा करके उसके क्रस्ट में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है, तो ऑक्सीजन है 46.21%। इसीलिए कभी कभी देखते होंगे कि जो लोग ऊपर मतलब कभी कभी देखते नहीं, कुछ साध्वी संत या ऐसे लोग होते हैं जो जमीन को थोड़ा गड्ढा उड्ढा खोद करके उसमें लेट जाते हैं और उसके बाद में जिंदा रहते हैं, 5 दिन बाद निकले बोले सिद्ध बाबा। तो ये क्या है, ये सिद्ध बाबा का कॉन्सेप्ट यहीं से बन गया। कारण ये है कि वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा, भाई वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, हम बाहर बैठे हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा 21 है ना। अभी बाहर आप बैठे हुए हैं तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की मात्रा वो कितनी है, 21% के आसपास में है, वो भी कमी है, और वहां पर मात्रा क्या है 46.21%। तो आराम से जिएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये सब साधना का विषय है, प्रैक्टिस नहीं करना है, अभी सारी प्रैक्टिस सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए करनी है। अब उसके बाद में दूसरे नंबर पर देखेंगे क्या है, सिलिकॉन, सिलिका की मात्रा जो है, सिलिका बालू 27.6 है, यानी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर बालू है, फिर एल्युमिनियम है, ठीक है 8.07, और फिर एपीफेरस लोहा की मात्रा है 5.05। ये ऊपर की बात की जा रही है, जो क्रस्ट का भाग है उसमें, ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी की नहीं बात हो रही है। संपूर्ण पृथ्वी के अंदर में फेरस की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। फिर आप देखिए इसके क्रम में कि कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम और मैग्नीशियम सबसे कम मात्रा में होता है। यही कारण है कि जब ऐसे ऐसे छटता हुआ जाता है, जब आप पोर्टेबल वाटर पीते हैं छात्रों, तो गहराई के अंदर में जब इस तरीके से मान लीजिए बना हुआ है और आप जब आते हैं तो पानी छनता छनता जाता है, तो इसमें सब इन चीजों की मात्राएं आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन आजकल हम लोग क्या है, आरओ लगा के इनको सबको बाहर कर दें, सब कुछ बाहर हो गया और सीधा फिर H2O पीने लगते हैं, ठीक है। तो H2O पीने से कुछ नहीं होगा, आपके अंदर मिनरल्स की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो या तो अलग से मिनरल आप अटेंड करिए। चलिए ठीक है भाई, ये सब चीजें हो गई। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसी तरीके से पृथ्वी का भूपृष्ठ वाला भाग। आज बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में हम लोग लेक्चर को फिनिश करेंगे, इसलिए घबराएंगे नहीं। मैंने देखा है कि कई विद्यार्थी ऐसे हैं, वो बेचारे उनके अंदर में घबराहट बहुत रहती, थोड़ी देर पढ़े उसके बाद में हाउस पहुंच की स्थिति में आपको लेक्चर चुपचाप बैठ करके सिर्फ सुनते रहना है, ठीक है। और अगर आपने सुन लिया तो विश्वास मानिए छात्रों, जो बहुत दिन से बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे से सुनता रहता है ना, तो आज आप सुन रहे हैं तो एक दिन पूरी दुनिया आपको सुनेगी, इसको याद रखिएगा। जितनी कयामत से, जितने मेहनत से, जितने श्रद्धा से आप सुन रहे हैं, उतनी ही श्रद्धा के साथ में आपको दुनिया उससे ज्यादा श्रद्धा के साथ में सुनेगी, इसको याद रखिएगा। इसलिए आप अच्छे से सुनिए, अभी घबराइए मत, ठीक है। कई विद्यार्थी उनके अंदर में गड़बड़, देखो जो छोटे विद्यार्थी होते हैं, मतलब जिनकी एज कम है, वो बड़े फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं, मतलब वो चीजों को सीखने की
और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है छात्रों, रिजिडनेस आती है, तो रिजिडनेस हटाइए, बढ़िया अच्छे से एकदम बिल्कुल तहे दिल से बिल्कुल एकदम पढ़िए। और आपको मैंने कई बार बताया कि कहीं कुछ भी घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जो कुछ भी मुझे ईश्वर ने दिया है, जो कुछ भी मेहनत करके मैं आप लोगों को पढ़ा पाता हूँ, लिखा पाता हूँ, सिखा पाता हूँ, वो सब मेरा आपका है, ठीक है। और जब मेरा सब कुछ आपके पास में चला गया तो आप भी अपने ज्ञान बुद्धि और क्षमता और बहुत सारी चीजें आपके पास में, तो मेरी ज्ञान बुद्धि में अपनी ज्ञान बुद्धि जोड़ लीजिए और आप और बड़े बन जाइए, ठीक है। और बड़े बन करके आप क्वालिफाई करिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपकी शुभकामनाएं आपको भी लगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, इसलिए अब आप लग जाइए। मेरा पूरा अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर वहां क्लैश कर जाएगा, फिर आपको ये लगेगा फिर आप और हमारा, और फिर जो ज्यादा अच्छा रहेगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो बेहतर क्या है, मेरा पूरा ग्रहण कीजिए और उसके बाद अपना जोड़ दीजिए और एक बड़ा लेकर के आगे बढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए भाई इसको भी आगे देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आज ही लिया और आज ही से शुरू कर दिया ना, ये काम नहीं करना, पहले ग्रहण करना है, प्रैक्टिस करनी है, धीरे 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 सनय सनय, यानी कि जो प्रैक्टिस करके नहीं जाएगा, अच्छा प्रैक्टिस नहीं करेगा, जब तक आपके पास में एक सिस्टम ना बन जाए तब तक आप नहीं कि नहीं बस सारा हम शुरू कर दिए, ये सब करने से तब तो फिर ओछापन हो जाता है, मेहनत करने की जरूरत है। चलिए भाई थोड़ी बहुत ये देखो शिक्षक होने के नाते सब बातें हो जाती हैं, ठीक है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत आता है, थोड़ी सी इधर उधर की बातें, लेकिन फिर भी आइए हम लोग पॉइंट पर आते हैं। तो पृथ्वी का भूपृष्ठ चट्टान जो हमारी भूपृष्ठ है, ये 8 प्रमुख तत्वों से बना हो, 8 तत्व मैंने लगभग यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इन्हीं से बना हुआ है। और इस पर देखा जाए तो बेसिकली 3 प्रकार की चट्टानें हैं। तो सबसे पुरानी और प्राथमिक इग्नियस रॉक है, ठीक है, जिसको प्राइमरी रॉक, प्राथमिक क्रस्ट कहते हैं। और हमारा जो संपूर्ण क्रस्ट है वो इसी से बना हुआ, 90% संपूर्ण क्रस्ट जो ऊपर वाला भाग है इसी से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखा जाए कि अवसादी चट्टान की बात, सेडिमेंट्री की बात करें तो अर्थ सरफेस का, देखो ये जो पूरा क्रस्ट है उसकी बात यहाँ पर हो रही, और ये केवल सरफेस का जो एकदम ऊपरी भाग जहां हमारे मिट्टी और जमीन है, यानी जो हमारी मिट्टी है, जमीन है, उसका 75% भाग सेडिमेंट्री चट्टान से बना है। तो हमने सरफेस और क्रस्ट दोनों में अंतर बताया, सरफेस का मतलब एकदम ऊपरी भाग और क्रस्ट का मतलब 100 किलोमीटर तक, यहाँ सरफेस का मतलब 30 किलोमीटर तक, 30 से लेकर के अधिकतम 50 टू 60 किलोमीटर। तो ऊपर जो हमारा 50-60 किलोमीटर वाला जो एरिया है पृथ्वी का मोटाई, वो जो है आपका सेडिमेंट्री चट्टान से बना 75%। लेकिन जो पूरी क्रस्ट की बात करें तो इसी से बना, यही क्रस्ट जो है आगे चल करके इसमें कन्वर्ट होने का, कभी रूपांतरित और अवसादी धीरे धीरे करके इसी का तो अवसाद निकल करके डिपॉजिट हो जाता है छात्रों। लेकिन शुरुआत यही है, रॉक यही है मेन, और इसका अवसाद ये है और इसका रूपांतरण ये है, ठीक है। और तीसरी जो चट्टान है यहाँ पर, अवसादी कोई परतदार कहते हैं, नाम अलग अलग है, हिंदी में सेडिमेंट्री चट्टान कहते हैं, ठीक है। और रूपांतरित या कायांतरित जो मेटामॉर्फिक है, इसमें देखते हैं दाब और ताप के कारण चीजें चेंज हो जाती है। जैसे आपने देखा कि अग्नियस रॉक है, आ गया अवसादी चट्टान, धीरे धीरे करके कोई अवसाद आकर के यहाँ पर जमा हुआ, जैसे सपोज करिए कोयला बन गया या कुछ, मान लीजिए कि यहाँ पर डिपॉजिट हुआ, ठीक, और डिपॉजिट होने के बाद में उसने अपना रूप यहाँ पर चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कायांतरित चट्टान। अब जैसे यहाँ पर, और इस कायांतरित चट्टानों के अंदर में क्या होता है, जीवाश्म नहीं पाते, सबसे ज्यादा जीवाश्म जो यहाँ पर है अवसादी चट्टान के अंदर में होते हैं, ठीक है। और रूपांतरित चट्टान के अंदर में जीवाश्म बिल्कुल नहीं है, अग्नेय के अंदर में जीवाश्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये तो बहुत ज्यादा हॉट होकर के मतलब बनी हुई थी, और यहाँ पर यह है कि जीवाश्म पाए नहीं वो, क्योंकि वो केमिकली चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्नियस रॉड की बात करें तो जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, बैथोलिक हो गया, ये सब चीजें क्या है, एग्नियस रॉड। इन्हीं का जो सेडिमेंट निकल करके कहीं पर बनता है डिपॉजिट होने का, वो काली मिट्टी का निर्माण करता है, जिसको रेगुर मिट्टी कहते हैं। और आपको पता है कि रेगुर मिट्टी अगर देखा जाए तो ये जो मालवा वाला क्षेत्र है, नीचे मालवा के नीचे वाला क्षेत्र है डेक्कन प्लेट्यू, वहां पर रेगुर मिट्टी पाई जाती है, और जो कि किसके लिए फेमस है, बेसिकली जो है कपास की कृषि के लिए फेमस है। इसी तरीके अगर हम लोग सेडिमेंट्री फाक में देखें तो जैसे स्लेट हो गया, पाइलाइट हो गया, गैब्रो हो गया, सेल खड़ी है ना, खड़िया, कोयला, ये सब जो चीजें हैं ये सब हमारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये जो एग्जाम्पल है ये अवसादी चट्टान के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। कांग्लोमेरेट, चूना पत्थर, ये सब। अब ये कैसे हुआ, रूपांतरित चट्टान की बात करें, कैसे अपने रूप को बदल लिया, तो जैसे स्लेट किससे बना है, स्लेट ये सैल से बन गया है, ठीक है, सैल से। संगमरमर किससे बना, लाइम स्टोन, ठीक है। चूना पत्थर, लाइम स्टोन को कभी कभी लाइम स्टोन लिख करके आता, कभी कभी चूना पत्थर, यानी चूना पत्थर कन्वर्ट किसमें हो गया, संगमरमर में, ठीक है। खड़िया पत्थर, ये भी संगमरमर मतलब जो है ये कन्वर्ट, यानी संगमरमर जैसे लाइम स्टोन संगमरमर में चेंज हुआ, और कभी कभी संगमरमर फिर चेंज हो जाता है तो खड़िया पत्थर में भी हो जाता है, जो खराब टाइप का हो जाता है, यानी संगमरमर का डिपोजिशन और चेंज होता है तो खड़िया पत्थर।
एक ऐसे है क्वार्टाजाइट, ठीक है। तो क्वार्टाजाइट किससे, सैंडस्टोन से बनता है, ठीक है। जो बलुआ पत्थर है, सैंडस्टोन बलुआ पत्थर, उससे क्वार्टाजाइट बनता है। संगमरमर मैंने बताया ही था कि लाइमस्टोन से बनता है, लेकिन चाक और डोलोमाइट से भी बनता है, ठीक है। जो खराब किस्म के हैं वो चाक और डोलोमाइट से भी संगमरमर बन जाते हैं। इसी तरीके से एक और भी चीज है सर्पेंटाइन, ये किससे बनता है, गैब्रो से। मैंने आपको बताया कि गैब्रो किस प्रकार की चट्टान, ये अवसादी सेडिमेंट्री, और गैब्रो जब चेंज होता है इसमें केमिकल तो क्या बनाता है, सर्पेंटाइन। तो इस तरीके से ये छात्रों, ये पार्ट यहीं पर आज फिनिश होता है। इनको आप रट्टा मार करके रखिएगा, अच्छे से समझ करके रखिएगा। और 2 हफ्ते का हम लोगों ने पूरा एपिसोड देखा कि कैसे कैसे क्या चीजें हैं। और कल सभी लोगों से बिल्कुल आह्वान है कि जो सुपर 30 बैच है उसमें आइए और अपना जीएस और सोशियोलॉजी का पार्ट बिल्कुल एकदम धुआंधार तरीके से दीजिए, ठीक है। और जो भी लोग दे करके इसमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनके पूरे 2000 रुपये का एक बढ़िया हैवी डिस्काउंट उनको प्रोवाइड किया जाएगा, अगर वो सुपर 30 में आ पाते हैं तो, ठीक है। अब लड़ाई है समय, उसमें 2 चीजें, क्वेश्चन आप नंबर कितने करेक्शन हुए और समय, दोनों को कंसीडर किया जाता है, सब आपको पहले से पता है। पूरी जिद्दोजिहाद है, लगिए और आप सभी का एकदम से बिल्कुल स्वागत रहेगा। और यहीं पर हमारा जो डेमो क्लास का जो सिलसिला है छात्रों, वो यहीं से आज फिनिश करते हैं, क्योंकि अब हम लोग सीरियसली इसको कंटिन्यू आगे कर लेंगे। आपको पूरी चीजें समझ में आ गई हैं कि कैसे क्या चलता है, कौन सी चीजें हैं। तमाम विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बेहिचक आप हमको व्हाट्सएप करिए, कभी फोन नहीं पिक कर पाते हैं व्हाट्सएप करिए, ठीक है। जो भी समय निकलेगा उन सभी समय से हम निकाल करके आपके पास में जो भी सजेशन होगा, जो भी राय मशवरा होगा, वो आपको व्हाट्सएप पर देते रहेंगे, ठीक है। फोन वगैरह कम पिक हो पाता है, कभी कभी बिजी भी जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बातचीत करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपके पास में बेहतर विकल्प है कि व्हाट्सएप के जरिए अपनी बातों को रखिए। निश्चित रूप से कभी समय लग सकता है, 2-4 दिन समय लग सकता है, कभी एक ही दिन में हो सकता है, लेकिन वो जरूर आपको कुछ ना कुछ उसका उत्तर प्रत्युत्तर बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है, कौन सी चीजें। तो समस्त प्रकार की चीजें उपलब्ध हैं, और निश्चित रूप से आप जिस पैटर्न पर चल रहे हैं हम लोग, और जिस तरीके से आपका उत्साह बंधा हुआ, जिस तरीके से आप उत्साहित होकर के अपने काम को आरंभ कर चुके हैं, लगे हैं, इससे बिल्कुल साफ-साफ एकदम मुझे नहीं लगता है, मैं तो बाहर बैठा हूँ, लेकिन आप लोगों के जो फीडबैक आते हैं, आप लोगों के क्वेश्चन पेपर की चीजें आती हैं, और आप लोगों की उत्साह, कुछ लोगों से मेरी बात भी हो जाती, तो उन सब चीजों को देख करके लगता है कि निश्चित रूप से आपको बिल्कुल विजन दिख रहा है। और विश्वास मानिए, जिसको विजन दिख रहा है और जो लगा हुआ है, विजन दिखना भी बड़ी बात नहीं है, विजन दिख रहा है और लग गया है, तो धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए और मंजिल बिल्कुल आ जाएगी। और ये जो सिस्टम है मतलब उसको कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू छात्रों, ऑल द बेस्ट।